लिक्विड ईटीएफ, क्या इससे डेली की कमाई हो सकती है? कैसे हो सकता है? आज बात करेंगे जरा इसके बारे में डिटेल में, ये होता क्या है। आज लिक्विड ईटीएफ का संपूर्ण ज्ञान है, समझ लो सब कुछ। 5 बेस्ट लिक्विड ईटीएफ कौन से हैं, रिस्क क्या है, क्या रिटर्न हो सकता है, और मैं जो ऑलमोस्ट जीरो रिस्क कह रहा हूं वो कैसे कह रहा हूं, सब कुछ आज समझेंगे हम लोग लिक्विड ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ तो आपने सुना होगा, लिक्विड ईटीएफ क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, लिक्विड ईटीएफ का यूज क्या है पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज क्या है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्यों है। क्यों मैं समझूं, ये बात बताओ भैया, ये है क्यों लिक्विड ईटीएफ। तो पहले क्यों है लिक्विड ईटीएफ वो समझते हैं, तब क्या पे आएंगे। मान लो आपके पास 50,000 रुपए पड़े हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है कि मंथ एंड में जरूरत पड़े, हो सकता है 2-3 महीने बाद जरूरत पड़े। वो 50,000 का आप क्या करते हो? एसआईपी करोगे नहीं, म्यूचुअल फंड में डालोगे नहीं, स्टॉक मार्केट में डालोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है 1-2 महीने में जरूरत पड़ सकती है, तो उसको क्या करते हैं, बैंक अकाउंट में ही छोड़ देते हैं। यह हुआ ब्लंडर, यही हुई सबसे बड़ी गलती। अब चूंकि 2-3 महीने के बाद जरूरत है तो उसको एफडी भी नहीं कर सकते। यहां पे आता है लिक्विड फंड का रोल। अब मान लो आप कोई स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, एफएनओ करते हो, किसी तरह का इंट्राडे करते हो, प्रॉफिट कमाया आपने, वो प्रॉफिट कहां पड़ा रहता है? डीमैट अकाउंट में। अब डीमैट अकाउंट में आपका अगर 10-20 हजार रुपए, 30 हजार रुपए 3 दिन तक पड़ा है तो कुछ तो मिल नहीं रहा, या 15 दिन तक पड़ा है कुछ तो मिले नहीं उस पर इंटरेस्ट। ये हो गया ब्लंडर, यहां पे आ गया लिक्विड ईटीएफ का रोल। आपको इंटरेस्ट मिलता है सर, वहां पर कमाई होती है, ठीक है। उसके अलावा इमरजेंसी फंड बनाना है तो हालांकि वहां पे एफडी तो है, लेकिन एफडी की कुछ लिमिटेशंस है जो कि यहां पे नहीं होती, वो आगे हम बात कर लेंगे। सैलरी आई है भैया, और सैलरी आई है 1 तारीख को, लेकिन जो जरूरत पड़ने वाली है ईएमआई जाएगी 10 तारीख को, मेरा एसआईपी जाएगा 25 तारीख को, रूम रेंट वगैरह मैं 10 तारीख को 12 तारीख को देता हूं। तो कुल मिलाकर के 10-12 दिन सैलरी मेरे पास ही रहेगी। पास कहां रहेगी? सेविंग अकाउंट में रहेगा। सेविंग अकाउंट में कितना मिल रहा है इंटरेस्ट? 10 दिन का 2-3% सालाना, उस हिसाब से 10 दिन का कैलकुलेट होगा। यानी कि वहां भी फंस गए भैया। यहां आता है लिक्विड ईटीएफ का रोल, और लिक्विड ईटीएफ वहां पे सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट कमा के देता है। ये सब यूज केसेस बता रहा हूं आपको। म्यूचुअल फंड की एसआईपी, जैसा मैंने बताया कि 25 तारीख को एसआईपी कटनी है, पैसे बैंक में पड़े हैं तो बैंक में छोड़ देते हैं। ये वही गड़बड़ी, यहां आता है लिक्विड ईटीएफ, ठीक है। शॉर्ट टर्म का कोई गोल है भैया, 1 से 90 दिन का कोई गोल है, कोई मोबाइल खरीदना है, कोई बाइक खरीदनी है, कोई टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, अभी थोड़ा पैसे जोड़ रहे हैं, 3 महीने 6 महीने में थोड़ा जोड़ लेंगे, तब जाके टीवी फ्रिज मोबाइल कुछ भी खरीदेंगे। तो तब तक के लिए वो पैसा कहां पड़ा रहेगा? सेविंग अकाउंट में। ये है ब्लंडर, यहां आता है लिक्विड ईटीएफ का रोल। बिजनेस वर्किंग कैपिटल, बिजनेस में कोई पैसा लगना है, वेंडर को कोई पेमेंट देना है, पार्टी को कोई पेमेंट देना है, 30 दिन बाद देना है, 30 दिन तक पैसा कहां रहेगा? बैंक में। ये हो गया ब्लंडर। ये सारी जगहों पे ऐसे कई सारे, कुल मिलाकर के मैं कहना ये चाह रहा हूं, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है कहीं, और वो पैसा पड़ा है बैंक में। या इतना भी छोड़ दो, आपको 10 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, 5 दिन बाद भी पैसे की जरूरत है, तो सेविंग अकाउंट में क्यों रखें? लिक्विड ईटीएफ का रोल आता है, वहां पे इंटरेस्ट कमा के देता है, वो आपको ज्यादा पैसा मिलता है, तो सेविंग अकाउंट में नहीं रखने का, ठीक है। ये था पर्पस लिक्विड ईटीएफ का। अब क्या है, कैसे काम करता है, वो सब समझो अब जरा डिटेल में। लिक्विड ईटीएफ होता क्या है? ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, किसी एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहे वाला फंड। लिक्विड क्यों है इसमें? लिक्विड का मतलब क्या होता है? एनी टाइम खरीद बिक्री, खरीद बेच रहे, कभी भी खरीद लो कभी भी बेच लो, मतलब लिक्विड है, उसको लिक्विड कहते हैं। लिक्विड का मतलब अवेलेबिलिटी हाई है, एनी टाइम यू कैन बाय, एनी टाइम यू कैन सेल, उसको कहते हैं हम लिक्विड, ठीक है। एसआईपी लिक्विड होता है क्या? नहीं होता सर, क्योंकि आप, हो सकता है आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हो, साल भर बाद बेचने जा रहे हो तो 90 हाथ में आए, तो नुकसान हो गया ना। तो लिक्विड वो नहीं कहता, बेच तो हमेशा कभी भी उसको भी सकते हो, लेकिन चूंकि नुकसान हो रहा है तो उसको लिक्विड नहीं कह सकते। लिक्विड का मतलब एनी टाइम अवेलेबल, मेरा पैसा लॉस में ना हो। एफडी लिक्विड होता है क्या? 1 साल का लॉक इन है, 1 साल पहले बेचोगे तो पेनल्टी रहेगा, लिक्विड नहीं है। अच्छा, सेविंग अकाउंट में रखा पैसा लिक्विड होता है क्या? हाँ होता है, कभी भी बेच लो, कभी भी निकाल लो। क्या नुकसान होता है क्या निकालने पे? नहीं सर, जहां निकालने पे नुकसान नहीं हो रहा और एनी टाइम आप निकाल सकते हो, उसको लिक्विड कहते हैं। तो एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा ईटीएफ जो लिक्विड हो, एनी टाइम आप उसको सेल करके पैसा निकाल सकते हो। लॉस नहीं होना चाहिए, सेल करने पर, निकालने पर लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट ही होना चाहिए। अब होता क्या है, अच्छा उस पे आने से पहले सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, तब लिक्विड ईटीएफ के डिटेल पर आते हैं। सर सेविंग अकाउंट 2 से 3% सालाना देते हैं, 2.5-3%। लिक्विड ईटीएफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 से 5.5, 6 भी कर सकते हो, 6.5 भी कर सकते हो। पास्ट में इसने 7 भी दिए हैं, 7 का आपके दिमाग में आ गया होगा, अरे 7, 6.5,
5, इससे बढ़िया तो एफडी है। अरे एफडी नहीं बढ़िया है, एफडी से अलग चीज है, पर्पस दोनों का अलग है। मैंने बताया ना आपको, 15 दिन के लिए पैसा रखना है तो 15 दिन के लिए क्या एफडी करोगे? 30 दिन बाद पैसे की जरूरत है, 30 दिन के लिए एफडी करोगे? 3 महीने बाद पैसे की जरूरत है, एफडी करोगे? नहीं ना। लिक्विडिटी ऑफ, ठीक, लिक्विडिटी सेविंग अकाउंट में देखो तुरंत होती है लिक्विडिटी, मतलब आप कभी भी बेच दो, कभी भी पैसे निकाल लो। यहां पे सेविंग से थोड़ा सा टफ होता है लिक्विडिटी। टफ कहने का मतलब आज आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डालोगे, पैसा निकालना है, T+1 मतलब नेक्स्ट बिजनेस डे। मंडे को डाला तो ट्यूसडे निकलेगा, ट्यूसडे डाला तो वेडनेसडे डाले निकलेगा। लेकिन अगर फ्राइडे डाल दिया तो सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है ना, तो आपको मंडे ही मिलेगा। तो T+1 नेक्स्ट बिजनेस वर्किंग डे में आपको आपके हाथ में पैसा आता है। डीमैट जरूरी है क्या? सेविंग अकाउंट में कोई डीमैट की जरूरत नहीं होती है। लिक्विड ETF के लिए आपके पास डीमैट होना चाहिए, और डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवाने का लिंक हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो देके रखते हैं, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। रिस्क कुछ जीरो नहीं है भैया, नियर जीरो मैंने लिखा है। देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कभी भी आप जीरो रिस्क नहीं बोल सकते, वो अलाउड भी नहीं है और कहना ठीक भी नहीं है, इसलिए नियरली जीरो मैंने यहां भी लिखा है और यहां भी नियरली जीरो है। वीकेंड एक्सेस यहां पे कभी भी निकाल लो भैया, सैटरडे संडे भी खुला है, इधर सैटरडे संडे नहीं खुला है, ठीक है। अब लिक्विड ETF काम कैसे करता है ये समझो। होता क्या है, जब आप किसी लिक्विड ETF में पैसा डालते हो, सर कहां देखेंगे लिक्विड ETF, किस नाम से आता है, कैसे सर्च करें, आएंगे ये सब पे भी आएंगे, पहले समझ तो लो होता क्या है। सर लिक्विड ETF क्या होता है, जब आप अपने डीमैट अकाउंट पर कोई लिक्विड ETF, लेट्स सपोज एक SBI का लिक्विड ETF है, आपने सर्च कर लिया, नाम हम बताऊंगा अभी कैसे सर्च करते हैं। मान लो एक SBI का लिक्विड ETF है, आपने जैसे ही उसमें पैसा डाला, वो पैसा आपने तो डाला लेकिन वो पैसा चला जाता है CCIL एजेंट के पास। ये एक बेसिकली RBI रेगुलेटेड बीच का एजेंट होता है, और ये पैसा उठा करके बैंक को दे देती है। बैंक को क्यों दे देती है? बैंक क्या क्यों करेगी, क्यों ले रही है इससे पैसा? हाँ, होता क्या है कि बैंकों को ना कई बार पैसों की जरूरत पड़ती है, जो आम जनता से उसको चाहिए होता है। क्यों? रीजन होते हैं, कुछ बॉन्ड निकाल दिया बैंक ने, या कोई एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे नीचे ना चला जाए, इसलिए उतना फंड मेंटेन रखना पड़ता है बैंकों को एज पर RBI रूल, या किसी तरीके से बैंकों को जरूरत है पैसे की। तो होगा क्या, आपका पैसा बैंक में जाना है ताकि आपको बैंक इंटरेस्ट दे सके। आप कहोगे बात तो डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट में बैंक में जा, डायरेक्ट नहीं हो सकता सर। डायरेक्ट इसलिए नहीं हो सकता कि बैंक आपको एवरी डे इंटरेस्ट देती है, और वो इंटरेस्ट रात में निकलता है। आज आप पैसा दोगे बैंक को, कल आपको सुबह सुबह बैंक इंटरेस्ट देगी। ये डायरेक्ट हिसाब किताब आप बैंक से नहीं कर सकते, मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए डीमैट अकाउंट में कोई भी लिक्विड फंड चूज करो, और उस लिक्विड फंड में जैसे ही आप पैसा डालते हो, रात में ये CCIL एजेंट, जो सरकारी RBI रेगुलेटेड एजेंट है, सरकारी है भैया, ये मॉनिटर करती है, पैसा आपका कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकता क्योंकि ये है बीच में, ये उठा करके बैंक को रात में दे देते हैं। बैंक रात भर में अपना उसको जहां पैसा उसा डालना डुलना होता है वो डाल डूल करके अपना इंटरेस्ट फिटरेस्ट कमा करके सुबह आपके अकाउंट में पैसा देती है। जैसे मैंने इसको ब्रेकअप करके लिखा है, शाम के 5 बजे लिक्विड ETF में आपका पैसा जाता है, या आपका पैसा मान लो पहले से पड़ा हुआ है, CCIL के पास जाता है वो पैसा, और CCIL उठा करके बैंक को कैश दे देती है। बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज CCIL के पास कोलेट्रल लगता है, यानी कि बैंक अपना कोलेट्रल जो भी सिक्योरिटी है उसकी CCIL के पास गिरवी रखता है। पैसा नहीं दिए वापस, तब CCIL इस बात का मेक श्योर करता है कि बैंक पैसा दे विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो गिरवी रखता है बैंक, और CCIL कैश बैंक को दे देता है शाम को 5 बजे। रात भर बैंक ओवरनाइट लिक्विडिटी यूज करता है। मैं कहने का मतलब जो पैसा उसको मिला है उसको यूज करता है, जहां भी उसको जो भी काम हो वो कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अगली सुबह बैंक क्या करता है, प्रिंसिपल और ओवरनाइट इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मतलब मान लो 1 लाख रुपए वो प्रिंसिपल, और ओवरनाइट इंटरेस्ट मान लो आधा % या 25 पैसा या 10 पैसा जो भी कमाई हुआ है वो ऐड करके आपको वापस कर दिया जाता है। CCIL को वापस मिल जाता है। CCIL को वापस मिला, और CCIL बैंक की सिक्योरिटीज रिटर्न कर देता है, जो गिरवी रखा था CCIL ने उसको वापस कर देता है। ETF को क्या मिला, प्रिंसिपल मिला वापस, प्लस इंटरेस्ट मिला वापस, ठीक है भैया। ये पहले ये इस तरीके से काम होता है, आपको समझ आया क्या? मतलब लिक्विड ETF है, ETF से पैसा निकल के CCIL जाएगा, CCIL मेक श्योर करेगा सब कुछ सही हो रहा है, बैंक से गिरवी जो रखना है ले लो भैया, उसके बाद बैंक को दे दो। बैंक रात भर उस पैसे को यूज करेगा, और सुबह होते ही बैंक वापस CCIL को दे देगा, और CCIL उस लिक्विड ETF में वापस आ जाएगा। और लिक्विड ETF में जैसे ही आपके पास आया, आप कभी भी निकाल लो उससे पैसे, ठीक है भैया।
तो ये होता है लिक्विड ईटीएफ। अब पैसा कितना सेफ है जरा ये समझाता हूं। एक मैंने कंपैरिजन कर दिया है सेविंग अकाउंट में, एफडी में, डेट म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट स्टॉक में। अभी बहुत सारे फैक्टर हैं, ध्यान से सुनिएगा। बेस्ट कैसे चूज करते हैं, रिटर्न कितना होता है, ये सब अभी आएगा। रिस्क कंपैरिजन मैंने किया। लिक्विड ईटीएफ में सालाना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 से 5.5, 6 भी कर सकते हो। पास्ट में जैसा मैंने बताया 7 भी दिया है, वो भी आऊंगा कब 7 दे दिया, क्यों दे दिया, आऊंगा उस पर। रिस्क कितना, रिस्क मिनिमम, लोएस्ट, और लिक्विडिटी T+1, मतलब आज रिक्वेस्ट डाला निकालने का तो कल बिजनेस डे में निकलेगा। सेविंग अकाउंट में देखा जाए तो 2.5 से 3.5% का। अच्छा, सालाना की बात कर रहा हूं मैं, सालाना। रिस्क, इसमें भी कोई रिस्क नहीं है। पैसा कब निकाल सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। एफडी भैया 1 साल का तो अगर देखा जाए तो 6.5 से 7%, अभी तो और गिरा हुआ है। अभी तो बड़े बैंक में जाओगे तो 6% मिल रहा है, 7 का भी जमाना चला गया। रिस्क इसमें भी 1 स्टार मैंने दिया है, मतलब इन तीनों में रिस्क एक जैसा है। पेनल्टी लगेगी जब आप ब्रेक करोगे, तो लिक्विडिटी यहां पे मुश्किल है भैया, लिक्विडिटी दिक्कत है। डेट म्यूचुअल फंड की अगर बात करो तो यहां पे भी 6 से 7% आप सालाना एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहां पे रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, T+1 या T+3। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाओगे 10 से 12% एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहां पे रिस्क और ज्यादा हो गया भैया, इक्विटी का कुछ कह नहीं सकते, T+2, मतलब दूसरे दिन आएगा पैसा। डायरेक्ट स्टॉक में जाओगे तो भैया रिटर्न यहां पे वेरिएबल हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, रिस्क इसमें सबसे ज्यादा है, T+1, मतलब अगेन एक दिन के बाद। तो ये मैंने एक कंपैरिजन कर दिया। इसके हिसाब से अगर आप देखो, अगर आपको सालाना 5.5%, 6% चाहिए तो लिक्विड ईटीएफ से ज्यादा बेहतर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मार्केट में, कोई नहीं है भैया, है। और इंस्टेंट लिक्विडिटी के हिसाब से, इंस्टेंट का कहने का मतलब T+1। अब बीच में आगे बढ़ने से पहले एक टाटा इनोवेशन फंड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं, तब हम आगे बढ़ते हैं। देखो टाटा, अच्छा आपको अचानक से क्यों शेयर करने जा रहे हो भैया? अचानक से इसलिए क्योंकि 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 31 तारीख के बाद इसमें इन्वेस्ट करने का मौका आपके पास नहीं होगा, ठीक है। तो टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस, देखो टाटा सन्स और एआईए ग्रुप, इनका जॉइंट वेंचर है, एशिया का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट लाइफ इंश्योरेंस है। बैकग्राउंड यह है इसका। सॉल्वेंसी रेशियो 158% है, यानी कि फाइनेंशियली कंपनी बहुत तगड़ी है। एयूएम 1.3 लाख करोड़ से ज्यादा है, मतलब लोगों का भरोसा कितना है ये बताता है। एयूएम मतलब लोगों का पैसा इसके पास अच्छा खासा है। अच्छा, इनोवेशन फंड क्यों नाम रखा है, क्या है इनोवेशन फंड? सर इनोवेशन फंड क्यों है अभी आगे बताता हूं, लेकिन फिलहाल ये बता रहा हूं 31 मार्च 2026 तक का इसका टाइमिंग है। उसके बाद इस एनएफओ में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग एनएवी 10 रुपए की है और पर्पस इंडिया की इनोवेटिव कंपनीज में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में पैसा कमा के दिया जाए इन्वेस्टर्स को। इनोवेशन फंड किसमें इन्वेस्ट करता है? ये जो टाटा का इनोवेशन फंड है 60 से 100% तक इक्विटी में पैसा डाल सकता है, ये 0 से 40% तक डेट फंड में डाल सकता है, 0 से 40% कैश मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में डाल सकता है ये, और लार्ज कैप और मिड कैप में ये शिफ्ट करते रहते हैं इधर उधर। किन सेक्टर्स में इनोवेशन हो रहा है भैया, कहां डालेंगे ये पैसा? देखो इनोवेशन फाइनेंशियल सर्विसेज में हो रही है, ऑटोमेटिव में हो रही है, रिटेल में हो रही है, हेल्थ केयर में हो रही है, इन सब में इनोवेशन आपको रेगुलर देखने को मिलते भी हैं। अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पुराने फंड्स में कैसा रिटर्न दिया है? इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड एक 2022 में आया था, 24% रिटर्न दिया है टाटा का इस फंड ने। दूसरा टाटा का फंड था टैक्स बोनांजा कंजम्पशन फंड, मार्च 2025 से है, इतना रिटर्न दिया है। मल्टी कैप फंड है एक, 5 साल में 21%, 7 साल में 20% का रिटर्न दिया है। ये बेसिकली टाटा के पुराने फंड है। इस फंड में इन्वेस्ट करने पर क्या क्या मिलेगा ये बात करते हैं। लाइफ कवर मिलता है भैया मंथली प्रीमियम का 120 गुना ज्यादा। टैक्स बेनिफिट 80C के तहत 1.5 लाख तक का प्रीमियम पर टैक्स रिबेट आपको मिलता है। मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलता है वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री है। 2.5 लाख तक का एनुअल प्रीमियम पर। मृत्यु होने पर हर परिवार को ट्रिपल बेनिफिट मिलता है। अगर इनकेस डेथ हो जाती है तो एनुअल प्रीमियम का 10 गुना और मंथली प्रीमियम का 120 गुना तुरंत मिलता है। फ्यूचर प्रीमियम, बाकी का पूरा प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी भरती है। मंथली इनकम लाइफ कवर का 1% हर महीने कम से कम 36 महीने और ज्यादा से ज्यादा 120 महीने तक मिलता है। यह फीचर किसी भी और सेविंग इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता है। एनआरआई जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए 18,000 रुपए महीना डालते हो तो 20 साल बाद ये 2 करोड़ रुपए बन सकता है। स्टार्टिंग एनएवी 10 रुपए से भैया एकदम से शुरुआत में इन्वेस्ट करने का मौका है आपके पास। 31 मार्च लास्ट डेट है। इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे रखा है। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर। अब कितने प्रकार के लिक्विड ईटीएफ होते हैं जरा ये समझाते हैं। देखो मेजरली 2 टाइप का लिक्विड ईटीएफ होता है, एक ग्रोथ टाइप का और एक बोनस टाइप का। ग्रोथ टाइप का मतलब वो होता है कि आपका जो पैसा
जिसमें डला हुआ है, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एनएवी की वैल्यू बढ़ती रहती है। आज आपने कोई म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आपको मिलते हैं। आज 100 रुपए का यूनिट है, उसकी वैल्यू एनएवी कल 110 की हो जाएगी, परसों 112 की हो सकती है, 115 की हो सकती है। इस तरीके से एनएवी यानी कि यूनिट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है और आपका पैसा भी बढ़ता चला जाता है। एक तो यह तरीका होता है, इसी को हम कहते हैं ग्रोथ एनएवी टाइप। दूसरा होता है बोनस यूनिट टाइप। बोनस यूनिट क्या होता है कि आपके यूनिट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, आपके यूनिट की एनएवी नहीं बढ़ेगी, बल्कि आपको एक्स्ट्रा यूनिट खरीद के दे दिए जाएंगे। लेट्स सपोज आज एक यूनिट है आपके पास, एक यूनिट का लेट्स सपोज 100 रुपए कीमत है, तो कीमत उस यूनिट की 100 ही रुपए रहेगी। कल होगा क्या, एक यूनिट के बदले आपको 1.01 यूनिट ऐड कर दिया गया, कल को 1.02 ऐड कर दिया गया, कल को 0.25 यूनिट ऐड कर दिया गया। यूनिट ऐड होते चले जाते हैं, लेकिन यूनिट का प्राइस उतना ही रहता है। आपके मन में सवाल आएगा, दोनों में रिटर्न किस में ज्यादा हो गया, ये बताओ भैया। उस पे आने से पहले पूरा प्रोसेस समझ लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा रिटर्न किस में ज्यादा है। देखो, इंटरेस्ट रोज एनएवी में ऐड होता जाता है। एनएवी समझते हैं, यूनिट की वैल्यू, यूनिट की प्राइस, ठीक। एनएवी में ऐड होता चला जाता है इंटरेस्ट, जिससे एनएवी का प्राइस बढ़ जाता है। आपकी यूनिट सेम रहती है, मतलब 100 यूनिट अगर आपने खरीदे हैं तो 100 यूनिट ही रहेगा, लेकिन 100 यूनिट की एनएवी, 100 यूनिट का प्राइस बढ़ता चला जाएगा, ठीक, वैल्यू बढ़ती है। जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, जिस तरीके से आप स्टॉक्स में करते हैं, स्टॉक्स नहीं बढ़ जाते। 10 स्टॉक खरीदे तो 10 ही स्टॉक रहेंगे, 11 स्टॉक नहीं हो जाएंगे, लेकिन 10 स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये उस तरह का है। एग्जांपल के लिए डे 1 में एनएवी है मान लो 1000 और डे 1 में एनएवी है 1000.178। अब अगर 6.5% हम सालाना रिटर्न की इसमें बात कर रहे हैं, तो 6.5% सालाना मतलब 365 से डिवाइड कर दो, जितना हुआ वो उसमें ऐड हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर एनएवी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। 30वें दिन एनएवी की वैल्यू बढ़ गई, ठीक। अब सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है, अच्छा सबसे बड़ा डिफरेंस बताने से पहले ये बोनस टाइप समझ लो, तब डिफरेंस समझाता हूं। फिर आगे चल के हम बात करेंगे रिटर्न भी किसमें ज्यादा होता है। इसमें थोड़ा सा अलग होता है, ये अलग चीज है, हो सकता है आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा, ये थोड़ा सा लीक से हट के काम करता है। डिविडेंड समझते हो, डिविडेंड मिलता है ना। डिविडेंड में क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टॉक आपको कंपनी दे देती है भैया 1000 स्टॉक आपने पहले से रखे हैं, लो भैया आप 1000 स्टॉक पहले से रखे हो, 5 स्टॉक एक्स्ट्रा ले लो, अब आपके पास 1005 स्टॉक हो गए। डिविडेंड, ये उस तरह का डिविडेंड टाइप का बोनस यूनिट टाइप होता है। एनएवी 1000 पर फिक्स रहता है, इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा, उतना ही है, 1000, ठीक है। डेली रिटर्न नई यूनिट्स के रूप में क्रेडिट होती रहती है। हमने जो शुरुआत में बात किया था कि डेली कमाई हो सकती है, थंबनेल में भी आपने देखा लिक्विडिटी से डेली कमाई कैसे हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है सर, जो भी डेली रिटर्न होता है ना, वहां पे यूनिट्स के रूप में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए डे 0 100 यूनिट है, 1000 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब डे 1 पे इतना यूनिट होगा, यूनिट बढ़ गया 100 से बढ़ गया भैया 100.017 यूनिट, इतना हो गया इंटू 1000। अब प्राइस देख लो, 30वें दिन आपका यूनिट और ज्यादा बढ़ गया इंटू 1000। यूनिट का प्राइस 1000 है, वो फिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते चले गए। आप कहोगे फिर रिटर्न किस में ज्यादा है, आ रहा हूं उस पर भी आ रहा हूं, पहले डिफरेंस समझ लो सर। टैक्स में मेजरली दोनों का डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप बेचोगे, आप अगर जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन इसमें 24 महीने का होता है। अगर आप 24 महीने से कम में बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना लगता है, आप जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हो, अगर 10% में आते हो 10% लगेगा, 20 में आते हो, 30 में आते हो, जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हो उतना आपको टैक्स लग जाएगा, इस पर भी आपके गेन पर, शॉर्ट टर्म में, यानी कि 24 महीने से पहले अगर बेचा तो। लेकिन 24 महीने के बाद अगर बेचा तो आपको लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि 12.5% फ्लैट, ठीक है। यह हुआ ग्रोथ टाइप एनएवी। ग्रोथ टाइप एनएवी का मतलब जैसा म्यूचुअल फंड होता है, जैसा स्टॉक होता है, इसको आप डिविडेंड टाइप मानो। अब इसमें क्या होता है सर, चूंकि डेली नए यूनिट खरीद करके आपको दिए जा रहे हैं, तो डिविडेंड हर साल स्लैब रेट पर टैक्स लगता है, चाहे बेचो या ना बेचो। अब मार्च से लेकर के अप्रैल से लेकर के अगले साल के मार्च तक जितना भी आपके यूनिट्स एक्यूमुलेट हुए होंगे, जमा हुए होंगे, आपको उन पे टैक्स देना पड़ेगा, आप बेचो या ना बेचो। इसमें क्या अच्छी चीज है, जब आप बेचोगे तभी टैक्स लगता है,
नहीं बेचे तो टैक्स नहीं लगने का। इसमें हर साल आपको टैक्स देना पड़ेगा, बेचो या ना बेचो। ठीक है भैया, ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। अब आपके बात आते हैं सर रिटर्न किस में ज्यादा। सर रिटर्न सेम ही होगा ना, कैलकुलेशन सेम ही है। अगर 6.5% रिटर्न हम इसमें बात कर रहे हैं, 6.5% हम रिटर्न इसमें बात कर रहे हैं, रिटर्न का तरीका इसमें अलग है, रिटर्न का तरीका इसमें अलग है, लेकिन रिटर्न तो 6.5% है। तो इसमें ज्यादा कि इसमें ज्यादा? किसी में ज्यादा नहीं है भैया, दोनों सेम है, फर्क सिर्फ टैक्सेशन का होता है। ठीक है, अच्छा आप कहोगे फिर तो ये बेकार है, रखे रहो फिर भी इस पे टैक्स लग रहा है, ये तो घटिया है। नहीं घटिया नहीं है, पर्पस अलग है। कौन लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, आता हूं सर। इसमें एफएनओ ट्रेडर्स वो इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म पार्किंग जिनको चाहिए, 1 साल से पहले बेचना ही बेचना है, हाईएस्ट लिक्विडिटी चाहिए जिनको, एकदम तुरंत 1-2 दिन में 3 दिन में निकलना है, उनके लिए ये रेलेवेंट हो सकता है। आप कहोगे ये लोग तो इसमें भी कर सकते हैं, हाँ इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली इसका पर्पस ये है जो लॉन्ग टर्म यानी कि 2 साल से ऊपर जाना चाहते हैं, लिक्विड फंड में पैसा रखना चाहते हैं, उनके लिए ज्यादा अच्छा है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये ठीक है, ठीक है। हालांकि दोनों ही काम इसमें भी हो सकता है। अब आओ भैया एक कंपैरिजन ग्रोथ एनएवी, और देखो यहां पे मैंने 5.5% रिटर्न लिख दिया है, तो 5.5% रिटर्न के हिसाब से 27,500 ग्रोथ एनएवी, इसमें भी इतना ही। टैक्स स्लैब 30% यहां पे लिख दिया है। अगर आप 20 में आते हो, 10 में आते हो, जितने भी आप स्लैब में आते हो, इतने पर सेल करोगे तो टैक्स लगेगा ग्रोथ एनएवी में, इतने पर सेल नहीं भी करो तो भी टैक्स लगेगा आपको। नेट रिटर्न 19,250, 19,250 रिटर्न दोनों में सेम है। अब ये इफेक्टिव रिटर्न 3.85 दोनों में टैक्स कटने के बाद। ठीक है, लिक्विडिटी T+1 एक दिन के बाद निकल जाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, मैंने यहां पे फिर से लिख दिया है, ग्रोथ एनएवी में टैक्स तभी लगेगा जब बेचोगे, बोनस यूनिट में हर साल लगेगा, बेचो या ना बेचो आप। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, पास रिटर्न जरा देख लेते हैं भैया, पास रिटर्न क्या रहा है। सर 2015 में लिक्विड ईटीएफ का रिटर्न 7.2 से 7.4% था, एफडी से भी ज्यादा। ठीक है, सेविंग अकाउंट उस साल भी 3.5% दे रहा था। 2016 में 7% के आसपास सेविंग का आप देखो 3-3.5 के आसपास ही चलता है भैया, यहां पर कभी 6 कभी 7 कभी, अच्छा बीच में ना 2020-21 में आप देखो 3.8% भी दिया है लिक्विडिटी पर, मतलब बहुत कम हो गया था। क्यों, कोविड का टाइम चल रहा था, ये मार्केट क्रैश का टाइम चल रहा था, जब हर चीज ही रिटर्न कम दे रही है तो ये कहां से रिटर्न दे देगा। तो 3.8 जब बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ था तब, लेकिन उसके बाद भी अभी आप देखो 2026 का जो डेटा है वो 5.5% के आसपास है, 2025 में भी यही था। ठीक है, तो बेस्ट लिक्विड फंड कैसे चुने, बेस्ट लिक्विड फंड नहीं, बेस्ट लिक्विड ईटीएफ कैसे चुने। अब सवाल आता है कि बेस्ट लिक्विड ईटीएफ चुने कैसे, इतने सारे ईटीएफ हैं, ईटीएफ भी एक नहीं है, लिक्विड ईटीएफ भी बहुत सारे हैं। देखो कोई भी ईटीएफ, टॉप 5 ईटीएफ भी आपको बताऊंगा, लेकिन चुनने से पहले कुछ तरीका बता देता हूं। जो भी ईटीएफ देखो आप, उसका एयूएम देखो, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितना बड़ा फंड, कितना ज्यादा फंड उसके अंदर है। 5,000 करोड़ से प्लस का एयूएम है तो वो अच्छा ईटीएफ है भैया। ठीक है, डेली ट्रेडिंग वैल्यू देखो, वॉल्यूम देखो, एनएसई पर जाओ, आप उस ईटीएफ का नाम लिखो, जो भी ईटीएफ का नाम होगा उस पर सर्च करो, आप उसका वॉल्यूम देख सकते हो। ठीक है, ट्रैकिंग एरर देखो, कहां देखते हैं, भी दिखाऊंगा ये सब, लो पहले दिखाई देता हूं। लेट्स सपोज एक मैंने ईटीएफ यहां पे निकाल रखा है, ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, मैंने सर्च करा तो ये ईटीएफ आ गया नाम पे, ये कतई रिकमेंडेशन नहीं है भैया, आप अपना सब कुछ देख लेना। मैंने यहां पे देखो जैसे दिखाने के लिए कुछ लिया है, लाइव वॉल्यूम 2,54,000, ये अच्छा खासा वॉल्यूम है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है मालूम, ये वाला जो मैंने लिया है इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.25%, ये बहुत ज्यादा है। एक्सपेंस रेशियो 0.015% वाला देखो, या उससे कम है तो अच्छा है, वो ये ज्यादा है। एवरेज वॉल्यूम भी इसमें देख सकते हो आप, एवरेज वॉल्यूम देख लो भैया। ऐसे आप जो भी डीमैट अकाउंट यूज करते हो ना, हर डीमैट अकाउंट में आपको चीजें दिख जाती है। ठीक, अच्छा यहाँ पे ये टॉप ईटीएफ निकाल के रहे, मतलब ये दिखाने की जरूरत है नहीं, आप तो गूगल में सर्च करोगे टॉप 100, टॉप 10, टॉप 20 लिक्विड ईटीएफ आपको मिल जाता है आज के टाइम में गूगल पे। मैं कुछ नाम अभी यहाँ पे नीचे लिख के दे रहा हूं आपको, हालांकि वो रिकमेंडेशन कतई नहीं है भैया, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी एनालिसिस वगैरह पूरी कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ नाम लिया है और कुछ पैरामीटर के बेस पे लिया है मैंने। एक्सपेंस रेशियो मैं कहता हूं 0.15% से कम होना चाहिए, ये देख लेना, उससे ऊपर का है तो फिर महंगा है। एएमसी के रेपुटेशन भी देखो, जिस एएमसी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो बड़ा नाम होना चाहिए, जैसे निपॉन है, आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, एसबीआई, ये सब बड़े नाम है। ठीक, अब आते हैं वो कुछ फंड बताओ भैया जो मार्केट में टॉप पे हैं, इन बेसिस पे, इन क्राइटेरिया पे जो टॉप में फंड आते हैं उनके नाम बताओ।
एक फंड है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 1D रेट लिक्विड बीस। ये बोनस यूनिट टाइप का है। बोनस का मतलब नॉर्मल, बोनस का मतलब हर साल टैक्स लगेगा। हाँ, हर साल टैक्स लगेगा, बेचो या ना बेचो। और दूसरा वाला जो बेचने पर लगता था, ग्रोथ बोलते थे उसको। ठीक है, तो ये बोनस टाइप का है। तो हर साल इसमें बेचो या ना बेचो आपको लगेगा, ये बोनस वाला है। ठीक है, इंडिया का सबसे पुराना है ये, हाईएस्ट डेली वॉल्यूम है, सेविंग अप्रूव तो सारे ही है, ट्रस्टेड बाय इंस्टीट्यूशंस, मतलब बड़ा नाम है, बड़ा वॉल्यूम है भैया। बेस्ट फॉर एफएनओ ट्रेडर्स, लार्ज आइडल कैश, जिनको शॉर्ट टाइम के लिए पार्क करना है उनके लिए ठीक है ये। आप अगर उसमें नहीं जाना चाहते हो, उसका अल्टरनेट है ये आईसीआईसी प्रो लिक्विड ETF, ये भी बोनस यूनिट टाइप है। ट्रेडर्स जिन्हें निपॉन 20 का अल्टरनेटिव चाहिए उनके लिए ये भी बहुत बड़ा है, इसमें भी वॉल्यूम अच्छा खासा है। SBI लिक्विड ETF ये ग्रोथ टाइप का है, ये बोनस नहीं है। अगर आपको बोनस में नहीं जाना तो बोनस में वो सबसे बड़े वो है, ग्रोथ टाइप में जाना है तो ग्रोथ टाइप में सबसे बड़ा ये है। ठीक है, सारे का देखो मैंने वो भी लिखा है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है 0.12%, इसका 0.10% और इसका 0.07%, इसका तो सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया HDFC लिक्विड ETF भी है, इसका भी 0.15% है, ये भी ग्रोथ टाइप का है। ठीक, बड़ा नाम वगैरह है, वो सब चीजें हैं। मेरा एसेट का लिक्विड ETF है, ये भी ग्रोथ टाइप का है। ठीक, 0.10। ये कुछ मैंने टॉप के निकाले जिनके वॉल्यूम अच्छे खासे हैं, ट्रैकिंग एरर कम है, एक्सपेंस रेशियो कम है, और ग्रोथ और बोनस दोनों टाइप का मैंने आपको दिखा दिया भैया। अब क्या है, अच्छा ड्रॉबैक क्या है, नुकसान क्या है? हाँ चलो नुकसान भी बता देता हूं, सब कुछ इतना अच्छा तो हो नहीं सकता, कुछ तो नुकसान होगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आप बेचो खरीदो तो आपको तो ये टैक्स तो देना पड़ेगा ना भैया, बस देख लेना कि ये टैक्स आपके रिटर्न पर भारी ना पड़ जाए। ठीक, ब्रोकरेज प्लस डीमैट, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, खरीद बिक्री पर आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ता है, वो भी आप देख लेना कि आपका गेन उतना हो, गेन से ज्यादा ब्रोकरेज ना हो जाए। ठीक, बिड आस्क स्प्रेड, आप खरीदने और बेचने की प्राइसिंग में एक गैप होता है, वो स्प्रेड भी आप देख लेना, ये नॉर्मल सी चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। T+1 सेटलमेंट होता है, ये मान के चल रहा है भैया तुरंत नहीं मिलता आपको पैसा, बटन दबाओ और बैंक में पैसा होगा ऐसा नहीं, अगले दिन ही आएगा। ठीक है, वीकेंड हॉलीडे पर आपको पैसा नहीं मिलेगा, सैटरडे संडे बंद होता है। रिटर्न RBI का रेपो रेट से लिंक होता है, RBI रेपो रेट घटता बढ़ता है तो आपका यहां भी रिटर्न घटता बढ़ता है। बोनस यूनिट टैक्स ट्रैप, जो बोनस यूनिट टाइप का होता है लिक्विड, उसमें टैक्स ट्रैप है, बेचो या ना बेचो टैक्स लगेगा, इसलिए आप चाहो तो इस बोनस वाले से बच के रह सकते हो, ग्रोथ वाले में जा सकते हो। यह थी भैया पूरी बात, टैक्सेशन मैंने आपको समझा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऊपर मैंने आपको समझा दिया। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि दोनों टाइप में देखो सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स का ही डिफरेंस है, बाकी रिटर्न विटर्न दोनों में सेम है। लिक्विड फंड का पर्पस ये होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, आपको ओवरनाइट यहां पे रिटर्न ऐड करके दिया जाता है। बाकी एनएफओ में इन्वेस्ट करना है तो उसका लिंक हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये एनालिसिस आपको लिक्विड ETF की कैसी लगी हमको डिटेल में मतलब कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा भैया, कि इतना सिंपल भाषा में अब तक लिक्विड ETF किसी ने समझाया नहीं, ऐसा बताना कमेंट बॉक्स में। अच्छा, जब तक हमने इसको बंद कर दिया, यहाँ बीच में हमारे जो शूट कर रहे हैं उनके मन में एक सवाल आया, अच्छा जेन्युइन सवाल है कि जैसे भी मार्केट गिर रहा है, मार्केट क्रैश हो रहा है, तो क्या हमारा लिक्विड ETF भी क्रैश करेगा, वो भी गिरेगा? देखो यहाँ पे एक चीज समझिए, जब शॉर्ट टर्म में एक एक दिन के लिए, एक एक रात के लिए पैसा बैंकों को उधार दिया जा रहा है, मतलब हम नहीं दे रहे हैं, हमारा ETF बैंकों को उधार दे रहा है, तो आपको एक रात में बैंक ने कमिटमेंट किया है कि इंटरेस्ट कमा के देगा। अब जब मार्केट गिरे, क्रैश हो, कुछ भी हो, बैंक इंटरेस्ट कमा के देगा, जब बोला है तो वो देगा। ऐसे में आप देखोगे आपका लिक्विड ETF जो है डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहता है। हाँ, कभी गिर भी सकता है, लेकिन गिरने का केस बहुत रेयर आपको दिखने को मिलेगा और बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के आप ये समझो कि साल का आपको 5, 5.5, 6% के आसपास मिलना है। वो कभी गिर जाए, कभी कम हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, पूरे साल का इतना मिलना है। लेकिन ज्यादातर केसेस में आप देखोगे जब मार्केट गिर रहा होता है, बड़े बड़े स्टॉक्स गिर रहे होते हैं, फिर भी आपका लिक्विड ETF प्लस ग्रीन साइड ही दिखता है। कारण क्या है? क्योंकि ओवरनाइट एक रात में आपको यहां पे रिटर्न मिलता है। ठीक है, समझा पाया मैं? ठीक है, चलो बस भाई आज के लिए इतना ही।